गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 जो हम कर रहे थे वुमन चेंजेस द वर्ल्ड, उसमें हमने कुछ केसेस पढ़े थे जो कि फेमस पर्सनालिटीज़ थी वुमेंस की, जिन्होंने पढ़ाई और लिखाई पर ज़्यादा फोकस किया और कहीं ना कहीं सक्सेस हुए और उन्हें काफ़ी सारा नाम कमाया। ओके, अब हम जानेंगे कि व्हाट इज स्टेटस ऑफ एजुकेशन ऑफ गर्ल्स टुडे। हमने अभी तक जितने भी केसेस पढ़े थे, चाहे वो रोकेया शेखावत हुसैन हो या रामाबाई हो, ऐसे वो तो ये हमने एंशियंट टाइम पढ़े थे जब एजुकेशन पर ज़्यादा इम्फेसिस या फिर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता था, ज़्यादा स्कूल्स नहीं होते थे। पीपल्स जो माता पिता होते थे वो स्कूल्स भेजने में लड़कियों को कतराते। बट लेकिन आज के वर्ल्ड में, आज के मॉडर्न टाइम में जहाँ स्कूल्स की कमी नहीं है, जगह जगह स्कूल्स खुल गए, अब क्या स्टेट है एजुकेशन का लड़कियों के। The state of education today has changed significantly from past. Today, both boys and girls go to school in large number. पहले के मुकाबले आज की तारीख में बॉयज़ और गर्ल्स जाते हैं स्कूल, साथ में जाते हैं, ओके, और गर्ल्स पहले के मुकाबले अभी ज़्यादा स्कूल जा रही हैं। However, we can still find a difference between the literacy rates of boys and girls. ओके, अब लिटरेसी रेट मतलब कितने पढ़े लिखे हैं, ओके, परसेंटेज वाइज, लाइक कितने परसेंटेज ऑफ बॉयज़ पढ़े हुए हैं, कितने परसेंटेज ऑफ गर्ल्स पढ़ी हैं। हालांकि उसमें हमें डिफरेंस पाया जाता है बॉयज़ और गर्ल्स के लिटरेसी रेट पर। द सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड एवरी 10 years इज यूज्ड टू मेजर द पैरामीटर्स सच एज लिटरेसी, सेक्स रेशियो, अमंग अदर थिंग्स। सेंसस यानी कि जनगणना, इसमें सर्वे किया जाता है, तो इसमें ये पता किया जाता है कि भारत में कितने सारे इंसान हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, किनकी एज कितने, लाइक 1 से 10 साल वाले इतने हैं, 10 से 20 साल वाले इतने हैं, 20 से 30 साल वाले इतने हैं। ये सारे जनगणना करते हैं, क्या इनको कमाते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, ये सारे जनगणना होती है जो कि हर 10 साल में होती है। According to 1961 census, about 40% of the male population 7 years and above was literate. अब 1961 में जब जनगणना हुई थी तब डाटा निकला था कि 40% जो मेल पीपल है, 40% जो मेल पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी हुई है, ओके। और उस समय फीमेल फीमेल का परसेंटेज कितना था, ओनली 15%। अब हम देखते हैं 2011 का जो सेंसस हुआ था, क्योंकि अब जो होगा 2021 में हमारी जनगणना होगी। 2011 के सेंसस में देखते हैं क्या आता है। अकॉर्डिंग टू 2011 दिस फिगर हैज ग्रोन 82.14% जो हैं वो मेल्स जो कि पढ़े लिखे थे, वेयर एज 65% फीमेल्स पढ़ी हुई थी। हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 35% ऑफ फीमेल्स अभी भी अनएजुकेटेड है, ओके। दिस हालांकि एक रिमार्केबल 15 to 65 एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, एक रिमार्केबल डिफरेंस आया लिटरेसी रेट में। पर लेकिन इससे ये भी वो होता है कि हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स या वुमेन्स एजुकेटेड हो सके, ओके। अब इन सब चीज़ों का रीज़न क्या होता है? द प्राइम रीज़न इज द लैक ऑफ स्कूल विद डेडिकेटेड टीचर्स एंड गुड फैसिलिटीज़। एक कारण ये भी होता है कि या तो स्कूलों की कमी है या फिर स्कूल है तो वहाँ पर ऐसे टीचर्स नहीं हैं जो कि इंकरेज करें लड़का और लड़की दोनों को प्रॉपर एजुकेशन के लिए। Along with this, parents and often reluctant to send their daughters to school located far away where प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल। एक और प्रॉब्लम ये सामने आती है कि पेरेंट्स अगर कोई स्कूल दूर दराज है तो वो अपनी लड़कियों को उस स्कूल में नहीं भेजते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ आती है पॉवर्टी, यानी कि गरीबी की वजह से भी बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, okay. Many families are unable to bear the expenses to educate all their children, usually preferring their sons rather than daughters due to inherent belief that boys are breadwinners of the family. और इसी वजह से ज़्यादातर जो मीन्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि हम अच्छी एजुकेशन दें, तो वो सिर्फ अपने लड़कों को पढ़ाते हैं, लड़कियों को नेग्लेक्ट करते हैं, उनको पढ़ाते नहीं, क्योंकि उनके अंदर यही मेंटलिटी है कि लड़का है तो लड़का आगे जाकर कमाएगा और लड़की को क्या करना है, सिर्फ घर के कामकाज करना। इस वजह से ही वो लोग लड़कियों को नहीं पढ़ाते जो कि ज़्यादा गरीब होते हैं या फिर मीन्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो कि वो स्कूल फीस पे कर सकें। Thus we see that along with gender-based and caste-based discrimination, girls belonging to marginalized and minority communities often face multiple challenges with
इट कम्स टू एजुकेशन। इसके साथ साथ सिर्फ इसी बेसिस पे नहीं कि लाइक जेंडर बेस, इसके साथ साथ जो मार्जिनलाइज्ड या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटीज कि ऐसी कम्युनिटी जिनकी जनसंख्या बहुत कम होती है, या फिर ऐसे जो जंगलों के आसपास, या इसको हम बोलते हैं आदिवासी लोग, वहाँ पर भी गर्ल्स को एजुकेट कराने की परंपरा नहीं है। हाउ डज वुमन चैलेंजेस द डिस्क्रिमिनेशन। ओके, अब वुमन कैसे इन जो डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंजेस कैसे करती है। ओके, apart female movement in education have struggle led by the women have played a bringing role about a legal reform favoring women, providing them protection from violence and ensuring better health facilities from them। और इसी बेसिस पे जो डिफरेंट जो वुमेंस के जो NGOs होते हैं उन्होंने काफ़ी कुछ मूवमेंट्स स्ट्रगल्स की ताकि वुमेंस को एक प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ एजुकेशन मिले, और साथ साथ जो उनके साथ जो मारपीट होती है, वायलेंस होता है, उससे प्रोटेक्शन भी मिले। द स्ट्रगल दैट कंटिन्यूज टू दिस डे आर कलेक्टिवली नोन एज वर्ल्ड्स वुमेंस मूवमेंट। और ये स्ट्रगल अभी तक ख़त्म नहीं है, आज भी चलती है। और इसी सारी स्ट्रगल्स को लाइक एम्फेसिस ऑन एजुकेशन की, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो, उन पर वायलेंस ना हो, इन्हीं सब चीज़ों को हम बोलते हैं वुमेंस मूवमेंट। Under the movement, many women and women organizations from different parts of the country work together addressing a variety of issue। इसमें वुमेन्स भी रहती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो महिलाओं के ऊपर काम करती हैं, वो सब मिलकर उनके इश्यूज़ देखती हैं कि क्या क्या इश्यूज़ हैं वो आपको फेस करने पड़े, फिर उनके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाई जाती है और उनके अंदर अवेयरनेस लाई जाती है कि आपके साथ जो भेदभाव हो रहा है उससे आप कैसे लड़ें। ओके, तो इसमें लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कैंपेन रखते हैं जहाँ पर वो लोग जुडिशरी के बारे में नॉलेज देते हैं, और अगर ऐसा लगता है कि कोई कानून बनना चाहिए तो गवर्नमेंट के सामने प्रोटेस्ट करते हैं, मूवमेंट्स निकालते हैं जिससे गवर्नमेंट इस चीज़ पे ध्यान दे और ऐसा कोई लॉ बनाए। जो कि आप क्लास 8th में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पढ़ेंगे, वो कहीं ना कहीं इस वुमन मूवमेंट का ही नतीजा था कि आज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना हुआ है, जिसको क्या हिंदी में बोलते हैं घरेलू हिंसा। ओके, रेजिंग अवेयरनेस ऑफ वुमेन इश्यूज थ्रू पब्लिक स्ट्रीट प्ले सॉन्ग्स एंड पब्लिक मीटिंग्स। अगर आपने सिटीज़ में कभी आपने नुक्कड़ नाटक देखा हो या फिर ड्रामास देखे हो, तो ये लोग बेसिकली नुक्कड़ नाटक या ड्रामास के थ्रू लोगों को, फीमेल्स को, मैन को, वुमेन को, दोनों को अवेयर कराते हैं कि कैसे वुमेंस के जो इश्यूज़ होते हैं उसमें आप और जो इश्यूज़ फेस कर रही हैं वो कितने गलत हैं, ये सब चीज़ों को रोकना चाहिए। इसके साथ साथ होल्डिंग पब्लिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस। और किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन या वायलेंस होता है तो आपने सभी ने देखा होगा, जो महिलाएं, जो वुमेन्स होती हैं वो अपनी रैलीज निकालती, प्रोटेस्ट करती हैं। ओके, डिस्प्लेइंग सॉलिडेरिटी विद दोज हु डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द होल्डिंग विजाइल्स। ओके, फिर इसके साथ साथ जो भी उनके साथ गलत करता है उनको पुलिस तक पकड़वाना है, उनके खिलाफ एक्शंस लेने की पूरी जिम्मेदारी ये सारी ऑर्गेनाइजेशन से लेती हैं। इसके साथ साथ जो भी उनको लीगल या फाइनेंशियल या मॉरल सपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट होती थी, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस उनको प्रोवाइड करती है। जो भी विक्टिम्स होती हैं या जिनके साथ भेदभाव हो रहा होता है, चाहे वो वायलेंस से कैसे मारपीट हो रही है, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जा रही है, तो उनको लीगल, फाइनेंशियल जो भी सपोर्ट देना होता है वो देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि जो वुमेंस का जो मूवमेंट्स की वजह से काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लास 8th में आप एक एक्ट पढ़ोगे, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो कहीं ना कहीं इन वुमेन किस मूवमेंट्स की वजह से कि हमारे राइट्स हैं, हमारी सेफ्टी के लिए ऐसा कोई लॉ बनाया जाए जिससे कि कोई दूसरा मीन्स लाइक जो उनके हस्बैंड्स होते हैं या जो ससुराल वाले होते हैं उनके साथ कोई भेदभाव ना कर सके, उनका डोमेस्टिक वायलेंस, मारपीट ये सब ना कर सके। ओके, इसमें सबसे ज़्यादा जो केसेस आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस में वो आते हैं दहेज के, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डाउरी, है ना। आज भी इंडिया में प्रिवेल है, हालांकि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है, बट फिर भी स्टिल वो अभी भी प्रिवेल है हमारे इंडिया में। ओके, ऐसे बहुत सारी इनॉर्मस फैमिलीज़ हैं, गर्ल्स हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दहेज प्रथा की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आफ्टर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ने कि घरेलू हिंसा का जो कानून बनता उससे केसेस भले कम हो गए हैं, बट लेकिन स्टिल उससे पहले तो बहुत ज़्यादा केसेस थे। लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता था, उनको बाद बहुत मारपीट की जाती थी, तो वेरियस इश्यूज होते थे जिसकी वजह से लॉ बना गया। हालांकि अभी भी बहुत से ऐसी लड़कियां हैं जो कि पुलिस तक या वहाँ तक नहीं जा पाती हैं, मेंटल स्ट्रेस प्रोवाइड किया जाता है, इमोशनली परेशान किया जाता है, फिजिकली भी परेशान किया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, जिससे ही काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। अब इसका ही कहीं ना कहीं एक वो जो है, जो हमारी प्रथा जो इतने साल से चलती है, अगर हम इसको बंद कर दें तो कहीं ना कहीं जो वुमन, जो इन औरतों के ऊपर जो दहेज की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं
वो कम होगी। आपने न्यूज़पेपर्स अगर आप पढ़ते होगे तो उसमें कहीं ना कहीं एक आधी न्यूज़ ऐसी आई जाती होगी जिसमें कि आपने देखा होगा कि कैसे दहेज की वजह से या तो किसी को मार दिया, किसी ने आत्महत्या कर ली है, लाइक वो किसी लड़की ने। ये सारी चीज़ें भी बहुत प्रिवेल है हमारे इंडियन कम्युनिटी में। इसके अगेंस्ट भी वुमेन्स ने बहुत सारे वो प्रोटेस्ट किए, जिसकी वजह से वही जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना। ओके, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट तक आंखों के सामने लेके आई। उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो लोग गवर्नमेंट के सामने ये सारे इश्यूज़ लेके आई, चैनल्स पे डिबेट्स करे, टेलीविजन में जैसे आप लोग देखते हो, सबको मतलब अवेयर किया गवर्नमेंट को, और फिर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये एहसास कराई कैसे ये जो लॉ है ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कोई प्रोटेस्ट किया जाता है, चाहे वो आम इंसान करे, चाहे वुमेन लेड प्रोटेस्ट जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट या फिर दहेज प्रथा के खिलाफ किया था, इसका जब अगर वो प्रोटेस्ट आपने सही उद्देश्य से किया है, सही पॉइंट ऑफ से किया है, और अगर उसमें वाकई सच्चाई है, तो कहीं ना कुछ उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाता है। आज की तारीख में इसी वुमेन मूवमेंट्स का नतीजा ये है कि आज दहेज को पनिशेबल एक्ट माना गया है। अगर आप दहेज मांगते हो और सामने वाला कंप्लेंट करता है तो एक पनिशेबल एक्ट है जिसकी वजह से आपको जेल तक हो सकती है। It is important to note that beside the law, people should change their mindset in order to eradicate the evil practice of dowry from our society. But लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे पीपल्स होते हैं जो दहेज देते भी हैं, इनफैक्ट लेते भी हैं। तो कहीं ना कहीं इन लॉज बनने के बाद अब आपको रुक जाना चाहिए, और अगर नहीं रुके हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत बात है। ओके, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट दहेज प्रथा के खिलाफ जो सबसे पहले जो मुहिम की गई थी वो 1997 में की गई थी कि वुमेन्स की प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। ओके, इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है कि अगर जो वुमेन्स जो बाहर काम करने आती है उनके साथ कुछ ना कुछ बदतमीजी जो होती है ऑफिस के वर्क प्लेस में, इसके लिए भी एक एक्ट कोर्ट में 1997 में एक प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया कि अगर कोई जॉब प्लेस पे किसी लड़के का छेड़छाड़ करता है तो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। सिर्फ जॉब कर रही है वहाँ ही नहीं, कॉलेज में जा रही पढ़ने तो भी, और इनफैक्ट अगर वो स्कूल आ रही तो भी अगर कोई इसका बदतमीजी करता है तो सामने वाले पर्सन के साथ एज एन क्राइम नोट होगा और उसको उसकी सज़ा मिलेगी। Though the situation of women has improved vastly in the past few decades and many opportunities have opened up from them, today's inequality between men and women is still prevalent in our society. हालांकि जो चेंज आया है उसके से वुमेन्स की कुछ हद तक प्रॉब्लम्स कम हुई है, सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव हुई है, पर लेकिन फुल्ली ये अभी इम्प्रूव नहीं है। अभी भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं या बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ पर ये इक्वालिटी अभी नहीं आई है बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो ये कहीं ना कहीं हम इंडिविजुअल्स का भी एक वो होता है, दायित्व होता है। सिर्फ गवर्नमेंट लॉज बना देने से, गवर्नमेंट जुडिशियरी रिफॉर्म कर देने से वुमेंस की पोजीशन सही नहीं हो जाएगी। जब तक आप एज एन इंडिविजुअल, आप एज एन पर्सन, जब तक आप उसको चेंज लाने की कोशिश नहीं करेंगे, आप जब तक अपने घर परिवार में आप उसको चेंज लाने की कोशिश नहीं करोगे तो आप बाहर की तो आप भूल जाओ। तो कहीं ना कहीं जब तक आप अपने घर में एज एन इंडिविजुअल आप अगर मैन एंड वुमेन को इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे, जब तक भले गवर्नमेंट कितने भी लॉज बना दे, कितने भी रूल्स बना दे, इक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन वुमेन का ख़त्म नहीं होगा। ओके, कहीं ना कहीं हमें जो स्टीरियोटाइप है जेंडर के बेसिस पे, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और यही नीड ऑफ द आवर है। ओके, आज के लिए आप ये जो वाला चैप्टर है आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।